गुड मॉर्निंग। क्लाउड का नया लेक्चर रेडी है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सेसिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो एक्सेसिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग से मतलब यह है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। आप क्लाउड को अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाहते हैं तो किसी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर से, जैसे कि गूगल क्लाउड या अमेजॉन से, या फिर अपना आप लेना चाहते हो या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से, तो आखिर आपकी क्या ज़रूरतें क्या हैं और किसके मुताबिक जो है आपको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, आपको किस तरीके की सर्विसेज चाहिए। तो ये एक्सेसिंग ऑफ क्लाउड, आप ये समझिए कि इन उस सिचुएशन में ये इम्पोर्टेंट हैं जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड सर्विस लेना चाहता है तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, राइट। तो इसमें हमारा जो रहेगा एम टू एनालाइज द वेरियस स्टेप रिक्वायर्ड टू एक्सेस द नीड, कॉस्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ मूविंग टू द क्लाउड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो उन वेरियस स्टेप्स को रिक्वायर्ड है, उन स्टेप्स के बारे में बात करनी है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी ज़रूरतें क्या है, मेरा खर्चा क्या आएगा। अगर मैंने इस तरीके के क्लाउड सर्विस ले ली और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या होता है, इम्प्लीकेशन के बाद जो है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा या उसके आगे आने वाले इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इफ़ेक्ट्स क्या होंगे या साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अगर और कोई क्लाउड के पे मूव करता हूँ तो हमारा पर्पज़ है आज के लेक्चर का, राइट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव जो है वो कुछ ये हैं यहाँ पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर आर टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, डिस्कस द वेरियस वे ऑफ स्केलिंग एंड डाउन साइजिंग, एक्सप्लेन द सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस, इलस्ट्रेट कॉस्ट कटिंग एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट स्केलेबल एप्लीकेशन इन द क्लाउड, राइट। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, कि आपने किस तरीके का सॉफ्टवेयर लेना है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। दूसरा है अप स्केलिंग एंड डाउन साइजिंग, कि अगर आप इस तरीके का सिस्टम चाहते हैं जिसमें आपका अगर कोई होटल इंडस्ट्री है जहाँ पे हॉलीडे में जो समर ब्रेक में या विंटर ब्रेक में ज़्यादा कस्टमर आते हैं, आपको ज़्यादा सर्वर रिक्वायरमेंट होती है, तो उस तरीके के प्रोसेस में उसके अकॉर्डिंग जो है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्लाउड जो है वो आपको सर्विसेज सॉफ्टवेयर और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। तो इन्हें वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद जो आउटकम्स आएंगे वो आपको पता है, ये सारे आउटकम्स आने वाले हैं, हमें इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बिफोर मूविंग टू द क्लाउड, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फर्स्ट एक्सेस इफ इट्स रेडी। तो सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पे जाना चाहती है तो उसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्लाउड पे जाने के लिए रेडी है। अगर नहीं है तो उन्हें पहले वो सारी कंपेटिबिलिटी को, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे वो क्लाउड पे माइग्रेट कर सकें। बिकॉज बहुत सी कंपनीज, सपोज उनका डेटा जो है कागज़ों पे ही है, फाइलों में काम होता है, तो फाइलों को तो आप क्लाउड पे माइग्रेट नहीं कर सकते। पहले आपको फाइलों को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सॉफ्ट कॉपी को जो है क्लाउड पे डालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, राइट। क्लाउड पे जाने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना रेडी है आपका डेटा, कितना रेडी है क्लाउड पे जाने के लिए। उसके बाद ही आप जो है क्लाउड पे मूव कर सकते हैं, राइट। सेकेंड जो आपका है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, रिस्क एंड एसोसिएटेड कॉस्ट मस्ट बी एवेल्युएटेड। तो इसका मतलब ये है कि इसका कि आप क्लाउड पे तो जा रहे हैं पर आपको कोई ऐसी बात हो गई तो आपको क्लाउड से वापस आना पड़ता है, या किसी दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे जाना पड़ रहा है, तो आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी सोच के रखना पड़ेगा। रिस्क क्या होंगे वो आपकी सोच के रखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके रिस्क आ सकते हैं, जो भी रिस्क उसके होंगे क्लाउड पे जाने के बाद, या क्या क्या चीज़ जो है आपके साथ हो सकती है, क्या सिक्योरिटी का इशू हो सकता है या कोई स्टोरेज का इशू हो सकता है। ये चीज़ें आपको पहले से ही सोच के रखना है, या आपने अगर सोच लिया है। उसके बाद जो है एसोसिएशन कास्ट मस्ट बी एवेल्युएटेड, यानी कि उससे जुड़ी हुई खर्चे में क्या होंगी क्लाउड पे। ऐसा नहीं है आपको कि अगर आप आज आपका खर्चा 1000 महीने का है और क्लाउड पे जाने पे अगर आपका खर्चा जो है 20,000 महीने हो जाता है, 20,000 हो जाता है, तो फिर क्लाउड पे जाने का कोई फायदा नहीं है आपको, बिकॉज ये क्लाउड महंगा पड़ रहा है। अगर उसके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि आपको 2 लाख का मुनाफा हो रहा है, सिक्योरिटी में आपका काम ऐसा है कि कॉन्फिडेंशियल है, तो ठीक है। बट अगर आप एक काम 1000 में नॉर्मली हो रहा है तो क्लाउड पे जाने से अगर 20,000 हो रहा है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और क्लाउड में जनरली लोग इसलिए जाते हैं ताकि खर्चे कम हो जाए, राइट। तो आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्लाउड पे जाने से मेरे खर्चे जो है कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। उसके बाद है इनिशियल प्रिपरेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट,
इनिशियल प्रिपरेशन आपके लिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप क्लाउड पे जा रहे हैं तो पहले से आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपका डेटा रेडी होना चाहिए क्लाउड पे माइग्रेट होने के लिए, राइट। इसके बाद आता है इवेल्यूटिंग द बिजनेस नीड, कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपका बिजनेस किस तरीके का है, आपका बिजनेस डॉक्यूमेंटेड बहुत ज़्यादा करता है या फिर आपके बिजनेस में प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बैंक में होता है कि बैंक में क्या होता है, बैंक में से ATM से पैसे निकालते हैं, सेकेंडों के अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपने 2000 रुपये निकाल लिए। तो सिर्फ ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा हिंदुस्तान के अंदर लाखों और लोग जो है कर रहे होंगे, 1 सेकंड के अंदर जो है वो पैसे निकाल रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग एक साथ पैसे निकाल रहे हैं। तो ऐसा सर्वर लगा होना चाहिए जो उन 1 लाख लोगों को जो है पैसे एक साथ भी निकाले तो उसमें डिले ना आए, एक साथ वो सब प्रोसेसिंग कर दे, 1 लाख लोगों को पैसा निकाल के दे दे और अपने डेटाबेस में जो है अपडेट भी कर दे। तो आपकी ये रिक्वायरमेंट जो है क्या है, राइट। नेक्स्ट है हमारा इसी का जो है जो पॉइंट है, तो आइए आप इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी बिजनेस नीड क्या है। तो बिजनेस नीड के अंदर जो है देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। फर्स्ट है क्लाउड वर्सेस होस्टेड एप्लीकेशन और दूसरा है क्लाउड वर्सेस लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर वेंडर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखें तो होस्टेड एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर सर्विस, राइट। सो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो को लेक्चर ज़रूर देखें, वो उसकी अवेलेबल है, 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया गया है। सो इस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, राइट। सो होस्टेड एप्लीकेशन और क्लाउड एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि होस्टेड एप्लीकेशन जो होता है वो जनरली आप ये समझिए कि किसी दूसरे सर्वर पे चल रही है और होस्ट हो रही है वो कहीं और, राइट। सो इसलिए इसको कहा गया है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सोल्यूशन दैट अलाउज यूजर्स टू एग्जीक्यूट एंड ऑपरेट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटायरली फ्रॉम द क्लाउड ऑन द रिकरिंग सब्सक्रिप्शन। तो यानी कि अपने घंटों के हिसाब से उसको ख़रीदा हुआ है, मेरे को 10 घंटे के लिए सर्वर चाहिए, आप मुझे 10 घंटे के लिए मेरी एप्लीकेशन चला दो, तो क्लाउड जो है पे वो एप्लीकेशन चल रही है और आपने उसके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से जो है उसका आपको पे करना है। आपने कहा कि मेरी एप्लीकेशन डेली 10 घंटे चलनी चाहिए, सुबह 9 o'clock से लेके इवनिंग की 8 o'clock तो आपने यानी कि ये 24/7 एप्लीकेशन चलनी चाहिए। तो होती है कि मतलब आपने जो है होस्टेड एप्लीकेशन जो भी क्लाउड से डायरेक्टली आप चलती है वो क्लाउड उनको जो है मैनेज करते हैं, राइट। सो एक होता है क्लाउड एप्लीकेशन हालांकि सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन यार ये क्लाउड एप्लीकेशन है तो यहाँ क्लाउड को चलनी चाहिए। आपकी जो है बात सही है, ये क्लाउड पे ही चलती है, राइट। लेकिन ये होस्टेड में क्या होता है कि होस्टेड में सब कुछ क्लाउड मैनेज करते हैं, जबकि इसके अंदर आपके खुद के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लाउड के साथ हो सकता है कि एप्लीकेशन क्लाउड पे ही पड़ी हुई हो, लेकिन ये हो सकता है कि उसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में पड़े हुए हैं, तो आप इन्हें एक्सेस कैसे करेंगे। देखिए होस्टेड और क्लाउड में फ़र्क है एक चीज़, और मैं आपको बता दूं होस्टेड एप्लीकेशन में ये बात लिखी हुई है यहाँ देखिए, होस्ट एप्लीकेशन आर नॉट वेब इनेबल्ड लाइक अ क्लाउड एप्लीकेशन, दे आर परचेज्ड एंड द इंस्टॉल बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस्ड थ्रू अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट। सो यानी कि ये सर्वर पे के ऊपर पड़ी हुई है, बेशक ये कहीं क्लाउड पे पड़ी हुई है, पर ऑर्गेनाइजेशन इसे एक्सेस करेगा और अपने प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है, AWS के अंदर भी होता है, राइट। तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू उसे एक्सेस करेगा, बट अगर आपको वो क्लाउड में पड़ा हुआ है तो वो फिर आप क्लाउड के थ्रू डायरेक्टली जो है उसे VPN की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि होस्टेड एप्लीकेशन VPN के थ्रू एक्सेस की जाती है, क्लाउड एप्लीकेशन जनरली आप ऐसे भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, होस्टेड एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस नहीं की जाती, ये जनरली VPN के थ्रू ही एक्सेस की जाती है, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा है क्लाउड वर्सेस होस्टेड एप्लीकेशन। क्लाउड वर्सेस होस्टेड एप्लीकेशन में फ़र्क क्या क्या है, एडवांटेज क्या है दोनों के। देखिए अगर आपने होस्टेड एप्लीकेशन ली है तो देखिए यहाँ पे जो हमने ऑन क्लाउड लिखा है और यहाँ पे जो है ऑन प्रॉमिस लिखा है, तो ऑन प्रॉमिस का मतलब है आपका और ऑन क्लाउड का मतलब है क्लाउड एप्लीकेशन। तो ऑन प्रॉमिस में आपकी एप्लीकेशन पड़ी हैं आपकी कंपनी के अंदर ही, आपके सर्वर पर इंस्टॉल हैं और आपको कंपनी की जो ब्रांच है, सपोज ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये दिल्ली में इंस्टॉल है और दूसरा जो है आपकी ब्रांच जो है मुंबई में है और आप उसे एक्सेस कर रहे हैं VPN के थ्रू या किसी नेटवर्क के थ्रू, तो उस केस में आप जो है इस्तेमाल करेंगे होस्टेड एप्लीकेशन, राइट। सो आपको ये इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद जो ऑन क्लाउड है, ऑन क्लाउड का मतलब है डेटा को क्लाउड पे पड़ा हुआ है आपका डेटा, मुंबई वाले भी क्लाउड एक्सेस कर रहे हैं और दिल्ली वाले भी क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं,
बेनिफिट क्या होते हैं कि अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑन प्रॉमिस के में ही पड़ा है तो आपकी कंपनी के अंदर ही किसी सर्वर में पड़ा हुआ है, बाकी लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं वहाँ से, तो वो ज़्यादा सिक्योर होगा, बिकॉज आपकी कंपनी के अंदर वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं जो आप उस पर ज़्यादा अच्छे से नज़र रख सकते हैं और कोई भी जो है डेटा को हैक नहीं कर सकता, बिकॉज आपको डे टू डे एक्टिविटी का पता चलता है, कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसको। दूसरा, क्योंकि एप्लीकेशन जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ी हुई है, आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपने जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ऑन प्रॉमिस जो है ऑन क्लाउड जो है, इनमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वो आपको सस्ता है, राइट, बिकॉज ऑन प्रॉमिस जो है, ऑन प्रॉमिस में आपको एक सर्वर ख़रीदना पड़ेगा, वो एम्प्लॉई आपको जो हायर करने पड़ेंगे, उसके बाद उनको सर्वर पे काम करना मतलब उनको करना ही होगा उसको मेंटेनेंस करने के लिए, और जो इस एप्लीकेशन को चलाना जानते हों ऑन प्रॉमिस में जो आपने सर्वर लगाए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इन्वॉल्व हुए अगर आप ये काम ऑन प्रॉमिस में करते हैं तो, राइट। लेकिन यही काम अगर आप जो है क्लाउड पे करते हैं तो ये बहुत सस्ता हो जाता है, राइट, फ्लेक्सिबल रहता है। और क्योंकि क्लाउड पे कल को आपकी ज़रूरतें बढ़ गई तो आप जो है क्लाउड पे चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, स्केलेबल हो जाती हैं चीज़ें। आपको सर्वर की कंपैटिबिलिटी बढ़ानी है, सर्वर की स्टोरेज बढ़ानी है, आप जो है विद इन सेकेंड वो काम कर सकते हैं। बट वही काम अगर आपको ऑन प्रेमिस में करना हो पड़े तो भाई यहाँ पे तो 500 GB एक्स्ट्रा ला के 4 दिन आपको लग जाएंगे उसको ला के उसको सेटअप करने में। फिर उसको जो है आप लगाओगे, उसको कंपैटिबल बनाओगे, उसकी सारी चीज़ें जो है करोगे, राइट। सो ये कुछ डिफेंस है इसके। यहाँ पे कस्टमर की जो कुछ चीज़ें होता है ये सर्विस रेंटेड आर्किटेक्चर होते हैं जो डिफ़ाइन होता है, वो आपको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो बना हुआ है, जो बना हुआ आर्किटेक्चर चेंज नहीं होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं दोनों ही टाइप के एप्लीकेशंस के, ऑन प्रॉमिस और जो है क्लाउड एप्लीकेशंस के, राइट। उसके बाद जो है ऑपरेशनल कंपैरिजन क्लाउड वर्सेस हॉस्टेड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ऑन प्रॉमिस जो सॉल्यूशन एंड क्लाउड बेस्ड जो सॉल्यूशन है, आप यहाँ देखिए कि कैसे कैसे जो है ये यहाँ पे आप समझिए कि कुछ ऐसे डिसएडवांटेज मैं कहूँगा कि हमें ऑन प्रॉमिस जो है ऑन प्रॉमिस के लिए लिखे हुए हैं, तो क्लाउड में बेनिफिट हैं वो हमने लिखे हुए हैं। जैसे कि ऑन प्रॉमिस में जो है जैसे लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन, आप जो है सर्वर को लगाओगे, इस पे विंडो या लिनक्स जो है इंस्टॉल करोगे, फिर अपनी जो एप्लीकेशन रन कराओगे, इंस्टॉल और एम्प्लॉयज़ रखोगे जो उसे मैनेज करेंगे, पावर सप्लाई को आपको देखोगे, बहुत सारे जो है झमेले करने के बाद जो है आपको सर्वर अप होगा और इसकी एप्लीकेशन होंगी। तो जबकि क्लाउड में क्या होगा, क्लाउड में कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपने इंस्टांस लेना है, जो भी आप इंस्टांस चाहते हैं, विंडो इंस्टांस चाहते हैं या फिर आप लिनक्स इंस्टांस चाहते हैं, और अपनी एप्लीकेशन जो है उस पर रन कराओगे, राइट। 1 घंटे के अंदर जो है आपकी जो है सर्विसेज जो है रेडी हो जाती हैं, आप रेडी कर दोगे। तो जहाँ पे हफ्ता लग जाता था इन काम करने के लिए, जो 3 दिन लग जाते थे, वहीं जो है आप 1 से 2 घंटे में अपने एप्लीकेशंस को ग्लोबली जो है कर सकते हो, तो पूरी दुनिया जो है उसको देख सकती है। और दूसरा जो यहाँ पे है लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। अपफ्रंट का मतलब है कि लागत, यानी कि आपको जो शुरू में आ रही है, काम के चालू होने से पहले जो लागत आ रही है, आप उसे कुछ ऐसा समझिए कि आपने एक मकान के लिए ज़मीन खरीदी है और ज़मीन पे आप रहना चाहते हो। तो मतलब इसका न्यू दिल्ली में अगर शहर में आप आ गए और आपकी नौकरी लगी हुई, तो न्यू दिल्ली में आपको कहीं दूसरे शहर आए तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे एक मकान खरीदते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे न्यू दिल्ली में रहना है लंबे टाइम तक, तो चलो एक न्यू दिल्ली में एक ज़मीन जो है ख़रीद लेते हैं और एक प्लॉट ख़रीद लेते हैं, या उस पर प्लॉट ख़रीदा, मैं उस पर अपने 5 लाख रुपए लगाकर या उससे ज़्यादा 50 लाख रुपए लगाकर एक मकान बनाया, मकान बनाने के बाद बिजली का कनेक्शन लिया, पानी कनेक्शन लिया, ये सारी जो भी नीड्स हैं जोड़ते हैं उसको पूरा किया, फिर उस पर आना शुरू करेंगे। बट क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन जो है यहाँ पे, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ नहीं किया, आप न्यू दिल्ली में आए, आपने पीजी वाले को फ़ोन किया कि मुझे एक रेंट पे पीजी दो, उसने जो कहा कि ठीक है 8000 रुपये आपको पीजी में मिल जाएगा, 8000 3 टाइम का आपको फूड मिलेगा, आपको क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन जो एप्लीकेशंस हैं ये कुछ ऐसा है। सो आपका काम तो पूरा हो रहा है, बट आपका पर्पज़ था दिल्ली में रहना एक तरीके से, और यहाँ न्यू दिल्ली में आप पहले से मकान बनाए, फ्लैट खरीदे या फिर उन सारा झमेला उठाए और 1 साल के अंदर मकान तैयार हो जाए, फिर आप रहना शुरू करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप पीजी वाले ले लो, रेंट पे जो है गेस्ट और भी रहते हैं, उसके 8000 जो आपको मंथली आपको लेना होगा, 3 टाइम का फूड मिलेगा, बाकी सारी उसमें फैसिलिटीज़ आपको रहेंगी, वो 1 घंटे के अंदर ही आपको पीजी में रहना शुरू कर देंगे।
सो इस तरीके से जो बहुत बढ़िया होता है, दोनों आपकी जो है रहने का पर्पज़ भी सॉल्व हो रहा है और क्लाउड पे कुछ ऐसा ही है, क्लाउड आपको ऑन द स्पॉट जो है चीज़ें देता है। बट जैसे कि आपका अपना घर बनाते हैं तो सिक्योरिटी आपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सो क्लाउड पे जो है अगर आपके ये तो वो ही वाली बात है कि जो पीजी वाले, पीजी में कोई लोग रहते हैं तो 10 20 या 50 लोग रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इश्यू रहेगा, कौन कब आ रहा है और नहीं आ रहा है, कब कहाँ जा रहा है, राइट। तो ऐसे इनको चीज़ों से जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन होगा, राइट। इसमें क्लाउड में जो है रैपिड इम्प्लीमेंटेशन जाएगा, क्योंकि ये पीजी में एकदम से ले सकते हो। लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट मकान बनाओगे तो शुरू में जो बहुत सारा पैसा लगेगा, लगाना पड़ेगा, बट जब आके जाके आप रह पाओगे उसके बाद से। और इसमें क्या है, पीजी में 1 महीने में रहते हो, उस महीने का बिल जो भी है उसके देते रहोगे आप, महीने दूसरे महीने का बिल दूसरे में दे दोगे। तो इसमें भी बिलिंग सिस्टम है जो होगा कि ये बहुत मतलब बढ़िया होता है। उसके बाद जो है एक्सपेंसिव कस्टमाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, अपने घर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, यार मेरे को पीओपी करानी है या ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो आप कहते हो यार मेरे को टीवी कनेक्शन भी लेना है, आपको डिश लगवानी है, एयरटेल का टीवी लगवाना है या कनेक्शन लेना है, टीवी लेना पड़ेगा या बहुत सारे खर्चे हैं यहाँ पे। तो ये वो सब चीज़ें हैं आपको जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर मिलती हैं, नॉन टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे इस तरह से कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो वो ऑलरेडी जो है पीजी के अंदर जो है आपको ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होता है। तो पीजी के अंदर ये सारी चीज़ें जो मिलेंगी, वो क्लाउड में वो कस्टमाइजेशन बहुत ही मतलब ईजी है। क्लाउड में जो चीज़ें अपग्रेड करना है बहुत आसान है। ऑन प्रॉमिस में जो कि आईटी रिसोर्स हैं, अगर आपने कंपनी के अंदर ऑन प्रॉमिस सॉल्यूशन बनाया है तो वहाँ पे आपको अपनी टीम पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि भाई अगर ये मेरा सर्वर डाउन हो गया तो वो बंदे भी ही जो है बंदा कर सकता है जो उसमें यहाँ पे रखे हुए मेंटेनेंस के लिए, जिसे उस डेल सर्वर को चलाना आता है या जिसे डेल सर्वर पर काम करना आता है, राइट। सो इनमें आप जो है उस पर जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी टीम पे। तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी आईटी टीम के ऊपर, राइट। जबकि क्लाउड में ऐसा नहीं है। क्लाउड में जो आपको सॉल्यूशन देते हैं कि आप अभी उन्हें सीखने के लिए बाद में ट्राई कर सकते हैं, छोटी मोटी जो ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो अमेजन आपको जो अपनी सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, तो वहाँ से कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव अपग्रेड्स हैं। अपग्रेड महंगे हैं ऑन प्रॉमिस सॉल्यूशन में। क्यों महंगे हैं? क्योंकि आप ये कहते हो कि ये सर्वर जो है पुराना है। अगर आप नए सर्वर आया है या ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है इसके या ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको पुराना वाला सर्वर हटाना पड़ेगा, तो नया वाला लगाना पड़ेगा। तो यानी ये पुराने जो यूजलेस हो गया, नए वाले में दोबारा जो है आपको कॉस्ट इन्वेस्टमेंट जो है, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आपको ने लगाना करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि आपको अपग्रेड आपको मिल जाते हैं, क्लाउड में अपग्रेड ऑलरेडी रहते हैं। तो आपका छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करके छोटी सी जो है अमाउंट है, आपको वो लेके आपको सिस्टम को अपग्रेड कर देना है, राइट। उसके बाद है एडेड हार्डवेयर कॉस्ट। यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट है एडेड हार्डवेयर कॉस्ट। यहाँ पे आप जो भी लगाएंगे आपको खर्चा है, और यहाँ पे जो भी हार्डवेयर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज क्लाउड पे जो अगर आप चीज़ें ले रहे हैं तो हार्डवेयर को आपको मैनेज नहीं करना है, राइट। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं आपका। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल से ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है, ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू द ऑन प्रॉमिस सॉल्यूशन। बट अगर आप अगर आप जो है सबसे ज़्यादा फोकस सिक्योरिटी पे हैं करते हैं, तो नो डाउट कि आप ऑन प्रॉमिस सॉल्यूशन ज़्यादा सिक्योर होता है आपके लिए। तो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन से राइट है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं क्लाउड वीएस लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर वेंडर। सो इसमें जो है कुछ की एडवांटेज दैट क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। देखिए यहाँ जो है इकोनॉमिक आप इस पे मतलब पहली बात ये है क्लाउड को लेकर कि क्लाउड पे जो चीज़ें हैं वो आपको हर चीज़ जो है का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, क्लाउड अपने आप मैनेज करेगा। इसके अलावा जो है ऑन प्रोमिस करते हैं तो आपको विंडो का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको VMware का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको एक तरीके का लाइसेंस लेने पड़ेंगे। आप ऑफिस 365 चला रहे हैं तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर चीज़ का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। जबकि क्लाउड पे ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, आपको प्लान के अकॉर्डिंग मतलब जो है मिल जाती हैं, राइट। सो ये सब कुछ जो क्लाउड जो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है वेंडर्स की एडवांटेज आप कह सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एक और एडवांटेज है वो है नेटवर्क रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।
डेटा सेंटर की स्पेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ जो है क्लाउड पे है। तो आप जगह नहीं चाहिए आपको या सर्वर रखने के लिए या स्टोरेज रखने के लिए, तो स्पेस आपका जो है बच जाता है, राइट। तो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं रिसोर्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये है कि आपको चार की जगह 2 सर्वर चाहिए, तो बाकी आप 2 जो है क्लाउड के वापस कर दो, और इनका जो खर्चा है कि आपको वो भी बच जाएगा, राइट। तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं अगर 2 सर्वर जो है, तो उसको डेफिनेटली आप जो है उसे जो है वापस कर सकते हो क्लाउड से। तो ये चीज़ पॉसिबल है, राइट। उसके बाद जो है एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज़ कनेक्टिविटी एंड कूलिंग, राइट। सो ये क्लाउड के अंदर कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, कूलिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लाउड में। उसके बाद जो है इम्प्रेसिव लेवल ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो है हर तरीके का हो जाएगा। ऑटोमेशन से अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज ऑटोमेशन अपने आप में एक बड़ा अलग सब्जेक्ट है, एक अलग रिसर्च का एरिया है। बट ये क्लाउड में बहुत ही अपर लेवल की, हायर लेवल की ऑटोमेशन पॉसिबल है। आप इसे कहते हो कि यार मेरे को एक ऐसी जो है नई चीज़ है, इसके तरीके के सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करना है, तो आप कहते हो कि मेरा सॉफ्टवेयर 4 घंटे में ऐसे काम करे, उसके बाद 4 घंटे में इस तरह से काम करे, उसके बाद फिर 4 घंटे में पहले वाले तरह से फिर काम करना शुरू कर दे। तो ये सब कुछ पॉसिबल ऑटोमेशन बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का स्कोर हो जाता है, राइट। तो आप कहते हो कि भाई मेरे सुबह से 8 घंटे से आप सिनेमा हॉल की एप्लीकेशन चला रहे हो, तो राइट, लाइक बुक माई शो जो हिंदुस्तान में चलती है, बुक माई शो की आपकी एप्लीकेशन, आप कहते हो कि यार मेरा मॉर्निंग शो अपने आप में सस्ते कर दो, तो और दोपहर 12 बजे के बाद जो है वाले जितने भी शो, सिनेमा के शो हैं या मूवी के शो हैं, वो टिकट जो है आप महंगे कर दो। तो ऑटोमेटिक जो है आप वो इस ऑटोमेटेड सिस्टम से जो है कर सकते हैं और कर देगा। तो ये सारी चीज़ें क्लाउड पे जो है एप्लीकेशन अपने आप में मैनेज करेगा, राइट। सो ये सब कुछ बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है प्राइस को अपने आप अगर कहते हो यार हाल में जो है 20% से ज़्यादा खाली जा रही हैं सीटें, तो मतलब 20% जो टिकट भी नहीं है, तो उसकी बुक हुई हैं, जो आप एक काम करो कि रेट को आधा कर दो, 50% ऑटोमेशन लगा दो, तो वहाँ पे जो है हर लेवल पे आप सब कुछ होगा, ऑटोमेटिक होगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही हायर लेवल की ऑटोमेशन पॉसिबल है इसमें, राइट। उसके बाद जो है इन्हेंस्ड कंसोलिडेशन एंड यूजेज रेशियो अक्रॉस रिसोर्सेस। इसका मतलब ये है कि आपने बाकी एप्लीकेशन के साथ या बाकी सॉफ्टवेयर के साथ बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आप कहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो एक बुक माई शो पे एक टिकट बुक करती है, बट टिकट बुक करने के लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए आपको बैंक के एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप पेमेंट का एप्लीकेशन ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पे जो आपसे पूछेगा कि आप मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हो या वीज़ा इस्तेमाल करते हो। आप मास्टर कार्ड करते हो, पूछेगा किस बैंक का करते हो, ये सारी जो है बैंक में चला जाएगा, इस बैंक के सर्वर पर। तो वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आपको जो है बहुत ही ईजी हो जाती हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा इवेल्यूएटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन। उसके बाद जो है इसमें देख लेते हैं क्या है। सो इवेल्यूएटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है लोकेशन एंड डेटा प्राइवेसी है। जो लोकेशन, ये जो पॉइंट है आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कहीं सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है या कहीं भी आप किसी चीज़ पे हैं, तो मेरे इन लेक्चर्स में सारा ये सिलेबस इससे बाहर से क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। अगर आप कुछ होगा तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अपडेट कर दूंगा। बट ऑलमोस्ट जो क्लाउड कंप्यूटिंग के सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे। आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपने मेरे सारे वीडियोस क्लाउड के देखे हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप इन में से कोई भी जो है क्लाउड पे कोई भी पूछेगा किसी भी टॉपिक पे, तो डेफिनेटली आप उसे आंसर कर पाएंगे। बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इसे पूछ लें, राइट। सो आपका जवाब दे सकते हैं इन चीज़ों को। आप कोशिश करिए कि इन पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जाएँ, और इसमें स्लाइड्स में मैं बोल रहा हूँ, बाकी मेरे समझाए हुए चीज़ों को आप याद रखें, आपको ये सारी बात याद रहेंगी, राइट। सो देखिए, जब भी आप क्लाउड सॉल्यूशन को इवेल्युएट करने की बात करते हैं, करेंगे, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है इन पॉइंट्स में। जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन के बारे में आप सोचेंगे, तो यार ये मेरी कंपनी को मेरी कंपनी का जो डेटा है उससे मुझे क्लाउड पे लेके जाना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, किन किन पॉइंटों में आपको फोकस करना है। तो पहला इसमें जो है लोकेशन एंड डेटा प्राइवेसी, उसके बाद नेटवर्क एंड सिक्योरिटी,
उसके बाद जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA है। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर स्टैक एंड स्टोरेज है। उसके बाद वेंडर लॉक इन एंड लीगल कंप्लाइंस है। उसके बाद जो है सिस्टम टेस्टिंग। उसके बाद जो है सीजनल और पीक लोडिंग। अब आप कहोगे यार इनमें से मतलब क्या है, तो आप टेंशन ना लो। अगर आगे आने वाली जो स्लाइड में इन सारी चीज़ों को एक एक करके मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा और आपको जो है बताऊंगा कि जब ये आप क्लाउड सॉल्यूशन के बारे में सोचे तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा लोकेशन एंड डेटा प्राइवेसी। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर दो सवाल आपके जहन में आएंगे जब भी आप क्लाउड की बात करेंगे, लोकेशन और डेटा प्राइवेसी की, कि यार अगर मैं क्लाउड पे जाता हूं तो मेरा डेटा स्टोर कहां होगा। दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा कि अगर मेरा डेटा क्लाउड पे है तो कौन कौन बंदे उसे एक्सेस कर सकते हैं या उसको रीड कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। दो सवाल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जब आप अपने डेटा को क्लाउड पर माइग्रेट करोगे तो, राइट। उसके बाद जो है तो जो लोकेशन एंड डेटा प्राइवेसी है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डेटा स्टोरेज शुड बी एवेल्युएटेड। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जब भी आप अपने डेटा को क्लाउड पे माइग्रेट करोगे तो आपने अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ये तो सवाल करना है कि भाई मेरा डेटा कहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो, राइट। हालांकि आप खुद भी इन चीज़ों को, ये सारे ऑप्शन को आपको मिलता है अवेलेबिलिटी जोन क्लाउड के अंदर, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको अगर नहीं फिर भी पता है तो ये सारी चीज़ें तो ये क्लाउड में सर्विस प्रोवाइडर अपने आप मैनेज कर रहा है या वेंडर अपने आप मैनेज कर रहा है। तो आपने उससे पूछना है कि भाई हिंदुस्तान में मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस हिंदुस्तान में रहे, डेटा सेंटर जो है मेरा वो सेव हो, मेरा डेटा जो है उस डेटा सेंटर में हिंदुस्तान के। तो अगर वहाँ पे डेटा सेंटर अवेलेबल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और AWS और अलीबाबा या गूगल क्लाउड सभी अवेलेबल डेटा सेंटर हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, तो यहाँ आपकी टेंशन नहीं है। आप उन्हें कहिए कि मेरा डेटा हिंदुस्तान के डेटा सेंटर में ही सेव होना चाहिए, राइट। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप डेटा को कहीं दूर स्टोर करते हैं, आप कहते हैं कि यार अमेरिका ज़्यादा सिक्योर है, वो सुपर पावर है, बड़ा पावरफुल कंट्री है, तो मेरा डेटा ज़्यादा सेफ है, चलो मैं अमेरिका के डेटा सेंटर में अपना डेटा सेव करवा देता हूँ या स्टोर करवा देता हूँ। बट आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जितना दूर आप अपनी लोकेशन से या अपने ऑर्गेनाइजेशन से डेटा जितना दूर है, आप डेटा को स्टोर करेंगे, उसे एक्सेस करने दें या उसे आप को हासिल करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। सो ये बात आपको समझनी पड़ेगी या पता होना चाहिए। तो अगर आप आउटपुट जल्दी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं कोई मेरी वेबसाइट जो है ओपन करे, 1 सेकंड के अंदर वेबसाइट ओपन हो जाए, तो तभी होगा जब आपकी वेबसाइट हिंदुस्तान की डेटा सेंटर में पड़ी हुई है। और अगर आप वेबसाइट जो है अपने कनाडा में स्टोर की हुई है तो ऑब्वियसली यार टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज वेबसाइट वहाँ तक जाना पड़ेगी, आपकी जो है रिक्वेस्ट को कनाडा तक जाना पड़ेगा और उसके बाद आउटपुट वहाँ से मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे प्राइवेसी लेवल ऑफर्ड बाय द क्लाउड सॉल्यूशन आर टू बी एग्रीड अपॉन द डॉक्यूमेंटेड, राइट। तो आपको नहीं पता है कि मेरे को आप किस लेवल की प्राइवेसी प्रोवाइड करा रहे हो, राइट। सो आप के जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं तो आपने वो उनसे पूछने हैं और उसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंटेड यानी कि आपको लिखवा कर लेना है लेटर हेड पे उस कंपनी से उनके साइन लेके आपको जो है लेना है कि उन्होंने किस लेवल की प्राइवेसी या सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराई है, राइट। सो कौन उसको देख सकता है आपकी गैर हाजिरी में, या फिर आपको कंपनी जो है वो आपके कौन कौन से डेटा को देख सकती है, कौन सी परमिशन आपको उसके पास होंगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। जो तीसरा पॉइंट इसमें है वो ट्रांसपेरेंसी टू द मेंटेन्ड ऑन हु विल एक्सेस द डेटा एंड वेदर और नॉट दे विल शेयर द डेटा विथ अदर्स। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि हु विल एक्सेस द डेटा, राइट। सो आपको खुद भी मालूम होना चाहिए कि भाई मेरा डेटा कौन कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता। ये मेरा जो डेटा है कंपनी के पास है और कोई एम्प्लॉई से देख सकता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। हालांकि आपको बता दूं कि कंपनी के एम्प्लॉयज भी आपके डेटा को नहीं देख सकते, राइट। ये गलतफहमी लोगों के दिमाग में होता है कि यार मेरा डेटा जो है अमेजोन के पास पड़ा है तो वो कभी भी देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो है इनक्रिप्टेड होता है, ये आपकी डेटा जो है। और इनको जो है इतना ईजी नहीं होता है उसको देखना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलर ऑडिट शुड बी कंडक्टेड। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस भी कंपनी से क्लाउड लिया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे ऑडिट्स होते हैं, रेगुलर चेकअप होते हैं, या कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है,
ऐसा तो नहीं है कि आपने कंपनी को एक बार जो है वहाँ से डेटा ले लिया और वो आपको सर्विसेज देने के बाद जो है भूल गए जो उनकी क्वालिटीज़ है। क्वालिटी के बारे में बात ही नहीं करते, राइट। जैसा अक्सर होता है कि आप दुकान पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर से बढ़िया जो है बहुत ही बढ़िया बोर्ड दिखता है। मैंने हिंदुस्तान में अक्सर देखा है कि हाईवे पर जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, या बढ़िया बढ़िया ढाबे दिखते हैं, रेस्टोरेंट दिखते हैं, अंदर जाते हैं तो इतना मतलब ख़राब चीज़ें होती हैं, खाना मिलता है, इमेजिन नहीं कर सकते। तो कई बार आपको जो है लूट लिया जाता है इस तरीक़ों से। एक तरीके में ये खाना जो है मतलब बहुत ही बेकार होता है, जो कि पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, ये वो लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आप ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको जो आगे सर्विस लेने के बाद आपका जो ऑडिट्स करते हो हैं या वो चेक करते हैं, तो ये सब कुछ जो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप इसमें किस लेवल तक मतलब उसमें चेकअप करते हैं। आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस आप ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस लेवल तक आपका जो है आगे सर्विस लेने के बाद आप ऑडिट्स करते हो, चेक करते हो कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप अपने लेवल पे करते हो तो या हम ही एक बार बार फ़ोन करके आपको बताना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा कि आज आ जाओ, देख जाओ कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये सब कुछ जो है सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इसकी बात कर लेते हैं। द क्लाउड सोल्यूशन हैज़ टू बी सिक्योर एट ऑल लेवल्स, राइट। सो क्लाउड सोल्यूशन आपका हर लेवल पे सिक्योर होना चाहिए, चाहे वो एडमिन लेवल हो, चाहे वो यूज़र लेवल हो, तो सभी लेवल पे सिक्योर होना चाहिए। इसमें जो है हायर लेवल और लोअर लेवल दोनों ही लेवल पे क्लाउड सॉल्यूशन सिक्योर होना चाहिए, राइट। द प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी नीड टू बी स्क्रूटिनाइज्ड। सो यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन में जो भी आपकी रन हो रही हैं उसकी सिक्योरिटी के भी सारे इशू जो स्क्रूटिनाइज का मतलब है, अगर आपका खामी उनमें रह जाती हैं तो भाई वो जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी उसी एक कमी की वजह से आपकी पूरी एप्लीकेशन कोई हैक कर ले और आपको बड़ा नुकसान पहुंचा दे। तो उसको जो है हर लेवल पे नेटवर्क सिक्योरिटी होनी चाहिए और एग्रीमेंट में भी लिखा होना चाहिए। अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की वजह से ये गलतियाँ हो रही हैं तो उन्हें जो है फाइल या इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद द आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल डिज़ाइन ऑफ द क्लाउड शुड आल्सो बी रिव्यूड। उसके बाद आप जब भी क्लाउड पे माइग्रेट कर रहे हो तो आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हायरार्की क्लियर होनी चाहिए, आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए कि क्लाउड कैसा काम करता है, किस लेवल पे सर्वर पड़ा होता है, किस लेवल पे हम होते हैं, यूज़र किस लेवल पे होते हैं, एडमिन किस लेवल पे होते हैं। ये आर्किटेक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको ज़्यादा वरी की ज़रूरत नहीं है। जब आप जीवन में काम करते हैं तो आपको खुद समझ आ जाता है। जैसे आपसे बोलूं कि यार आप स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये बताओ कि ज़रा वाइस चांसलर से लेकर के आप तक का जो भी सिनारियो है क्या है, तो आप कहोगे यार सबसे टॉप पे जो हमारा वाइस चांसलर है, उसके नीचे कॉलेज के डीन हैं, या उसके नीचे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के नीचे हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर्स के नीचे हमारे एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके नीचे। सो ये आपको चीज़ें जो है किसी ने सिखाई नहीं है, कॉलेज के अंदर जो है ये माइंड में क्लियर होता है, राइट। तो ऐसे ही जब आप ये काम करना शुरू करेंगे तो आपको और ये जो आर्किटेक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, तभी आपको ज़्यादा परेशान होने की मतलब उस टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये सेल है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग में, बाकी सारी चीज़ों से जो अभी तक हमने पढ़ी है। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछा जाता है। क्लाउड SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कस्टमर दैट इंश्योर अ मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस इज मेंटेन्ड, राइट। सो SLA का मतलब ये है, इसका SLA का मतलब बड़ा क्लियर है। ऐसे के लिए जनरली में आप सभी इसलिए जनरली सभी क्लाउड प्रोवाइडर जो है प्रोवाइड कराते हैं, उसी के लिए उसी के हिसाब से आपको जो है सर्विस का चार्ज लिया जाता है। और कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कह रहा है कि यार आपको 99% अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि यार पूरे साल में जितने भी घंटे होते हैं उसका 1% अगर आपको उसका जो सर्वर डाउन होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1% जो है पूरे साल में मतलब रह सकता है डाउन। मतलब उसने कहा कि मेरे पास 4 प्लान हैं, एक लो लेवल का प्लान है, एक हाई लेवल का प्लान है, एक प्रीमियम प्लान है, एक उससे भी सुपर प्लान है, राइट। सो आपने कहा कि यार मेरा बजट तो कम है, मुझे बेसिक प्लान चाहिए,
उसी को ही मुझे लेना है, वही दे दो, राइट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको बेसिक प्लान है। तो बेसिक प्लान का मतलब ये है कि इस प्लान का मतलब ये कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पूरे साल में आपका सर्वर अगर 50 घंटे डाउन रहता है तो मैं इनकी जो है कुछ भी हर्जाना नहीं दूंगा। 50 घंटे से ऊपर जो है जाता है तो मैं इनके हिसाब से आपको पे करूँगा, कंपनसेशन दूंगा, राइट। तो यह होता है कि SLA का मतलब कि फिर पूरा जो है उसका दूसरा एक प्रीमियम है प्रीमियम प्लान जो होता है, उसमें आपका एक साल में सिर्फ 10 घंटे ही डाउन रहेगा। तो एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं, हालांकि 10 घंटे बहुत बड़ी है चीज़ है। तो पूरे साल में 24/7 अगर मेरा सर्वर चलेगा और पूरे साल में मैं इनकी गारंटी देता हूं कि मेरे 10 घंटे से ज़्यादा जो है टोटल जो है इसमें बात करूं अगर 10 घंटे की, तो टोटल जो है 10 घंटे ही साल में मेरे उससे सर्वर डाउन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर होता है तो मैं आपको जो है इसमें फ़ाइल देने को तैयार हूँ, या कंपनसेशन जो आपका नुकसान होगा मैं भरने को तैयार हूँ, राइट। सो फिर आप कहेंगे कि नहीं यार, मेरे को 1 सेकंड के लिए डाउट नहीं चाहिए, और वो कहता है कि ठीक है, तो जो आप जी मेरा एक प्लान है, सुपर प्लान, जिसमें मेरा सर्वर जो है 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं होगा। तो हालांकि उनमें ये तो 5 मिनट के आसपास का लेकर चलते हैं कि एवरेज, लेकिन ये 5 मिनट आप समझ सकते हैं कि एक साल में 5 मिनट जो है मतलब कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो वो एक प्लान आपको मिल जाएगा, उसमें उसके लिए तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो प्लान भी आपको मिल जाएंगी। तो ये देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, बजट की हिसाब से या उन हिसाब से उस सर्विसेज को प्लान में आप ले सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कंपनी और आपके बीच होगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच और आपके बीच में आपने जो क्लाउड सर्विस ली है, देखिए स्लाइड में बना हुआ है, इसमें क्लाइंट एंड प्रोवाइडर, बीच में जो है SLA है। तो क्लाइंट और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है वो रिटर्न में होगा, ताकि आप जो है बाद में वो मना नहीं कर सकें कि मैं हर्जाना नहीं दूंगा, कंपनसेशन नहीं दूंगा, तो मैं इन पैसे को नहीं दे रहा हूँ। अगर इनका नुकसान हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ एग्रीमेंट में होगा लिखा हुआ, तो उसी को बोलते हैं ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो ऐसे सर्विस के हिसाब से क्लाउड आप से चार्ज करता है, और आप बेसिक प्लान भी ले सकते हो, प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो, राइट। सो डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, राइट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर स्टैक एंड स्टोरेज, इसके बारे में भी देख लेते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द एप्लीकेशन विच इज़ बिल्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर स्टैक डिफाइंड बाय द क्लाउड विल सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। तो अगर कोई एप्लीकेशन आपकी सॉफ्टवेयर स्टैक को यूज करके बनी है, सॉफ्टवेयर स्टैक यूज करके बनने का मतलब है कि उनसे उस टोपोलॉजी को यानी मेथोडोलॉजी को जो उसने फॉलो किया है, जो क्लाउड पे होना चाहिए, यानी कि आपसे पहले प्लेटफॉर्म भी हमारा कंपेटिबल लेना है जो AWS को सपोर्ट करे, फिर आपने जो है उसको जो है एप्लीकेशन रन करा दिया और वो हमारे अकॉर्डिंग जो है कर रहा है, चल रहा है जो एप्लीकेशन है, ताकि वो ज़्यादा बेटर आउटपुट दे। इस तरीके की अगर आपने सॉफ्टवेयर स्टैक फॉलो कर रहे हैं तो आपको टाइम में और कॉस्ट में जो है दोनों में आपको जो है बचत होगी, राइट। हालांकि ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज ये अलग टॉपिक है। उसके बाद जो है वर्चुअलाइजेशन इज अनदर कंसर्न दैट इज शुड बी एड्रेस्ड बिफोर हायरिंग द क्लाउड सॉल्यूशन। सो वर्चुअलाइजेशन जो है वो एक बहुत मतलब वो भी एक अनदर कंसर्न है, बट अगर आप क्लाउड पे जा रहे हैं तो आपको इसको लेकर वरीड नहीं होना है कि हालांकि ये बात सारी सही है कि अगर आप क्लाउड पे जाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आपका डेटा जो है वो वर्चुअल इस कंडीशन में होता है, या अगर होगा तो आपको माइग्रेट करने में उतनी ही आसानी होगी। अगर आपका डेटा वर्चुअल नहीं है, नॉर्मली वैसे ही सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो आपको फिर वो उसे माइग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आपको पहले वर्चुअलाइज करना पड़ेगा, फिर आपको जो है क्लाउड पे जाना पड़ेगा, या फिर दूसरे किसी तरीके में आपको डायरेक्ट क्लाउड कर सकते हैं, डेटा को स्टोरेज में ले जाके, या स्टोरेज को डायरेक्टली जो है फिर आपको वहाँ पे क्लाउड पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा वेंडर लॉक इन एंड लीगल कंप्लायंस, उसमें जो है वेंडर लॉक इन एंड लीगल कंप्लायंस में जो क्या है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है API का। API क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो ये क्लाउड के लिए देखिए आप ये समझिए कि एक बहुत आपने अगर आप बुक माई शो पे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे सिनेमा हॉल की मूवी टिकट बुक होती है, राइट। हिंदुस्तान में किसी सिनेमा हॉल की मूवी बुक कर सकते हैं, और आप कहो कि यार बेंगलुरु में के PVR सिनेमा में मेरी टिकट बुक कर दो,
कल की शाम की 5 बजे की जो टिकट है, राइट। तो उसमें जो है आप बुकिंग कर दी, और बुकिंग करने के बाद वो जो आपसे पूछेगा कि आप क्या कार्ड पेमेंट करना चाहते हो, किस कार्ड से। आप कहते हैं कि यार मैं कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, वो ऑप्शन आपको एप्लीकेशन में आएगा बुक माई शो में। तो फिर वो कार्ड के बारे में पूछेगा, आप SBI का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हो या HDFC का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हो या ICICI का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैं HDFC का कार्ड इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो फिर HDFC का जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे तो HDFC के बैंक के साथ जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। बिकॉज बुक माई शो की जो एप्लीकेशन को तो नहीं पता कि HDFC पे आप कस्टमर हो या नहीं, तो जो कार्ड की डिटेल आप डाल रहे हैं वो सही है या नहीं, तो ये कौन बताएगा। तो ये HDFC जो है बता सकता है उसको, जो है फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा HDFC के बैंक के साथ। तो ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है बुक माई शो का HDFC बैंक के साथ, या फिर इसी को जो है API बोलते हैं, राइट। तो इन दोनों के बीच जो है में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको API जो कि उसको API बोला जाता है। और ये जो है इंटरफेस जितना अच्छा होगा, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है जितना बेटर होगा, उतना ही आपको एप्लीकेशन स्मूथ रन करेगी, राइट। इन तो उतने फेल्योर कम होंगे। कई बार जो है उनका पेमेंट जो है कर रहे हो और फेल हो जाती है, तो कई बार होता है कि आपका एप्लीकेशन चला रहे हो, पेमेंट पे जा रहे हो और अपना आप जो है बंद हो जा रहा है ऑटोमेटिक अपने आप, ये बार बार आपको उसी जगह पे बंद हो रहा है, यानी कि API में प्रॉब्लम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में, जो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है उसे दूसरी एप्लीकेशन के साथ जहाँ पे उसका पहुँचना चाहिए, राइट। तो जब ये दो डिफरेंट एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो API वहाँ पे जो है इन्वॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है API इज सपोर्टेड बाय मल्टीपल प्रोवाइडर्स एंड वेंडर्स विल रिड्यूस द लॉक इन। तो लॉक इन रिड्यूस हो जाता है अगर आपका API जो है मैक्सिमम प्रोवाइडर सपोर्ट करते हैं, आपको जो API है वो सपोर्ट करते हैं प्रोवाइडर्स के थ्रू। यानी आप ऐसा क्लाउड पे जिस पे सभी प्रोवाइडर्स को भी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, या चाहे वो कंपनी हो, उसके साथ जो है अगर आप API जो है इस्टेब्लिश है, फिर तो बंदे को प्रॉब्लम नहीं आएंगी उसके किसी भी मतलब काम के साथ। तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है अपनी एप्लीकेशन का, वो जो है आपके ही सर्विसेज में लेते हुए वो सारी चीज़ों को कर सकता है, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये फ़िलहाल जो ये फील नहीं करता है कि यार मैं फंस गया हूँ इस क्लाउड पे आके, तो मैं ये क्या बोलते हैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, या वहाँ से अब मुझे ये एक नई चीज़ खरीदनी पड़ेगी कम्युनिकेशन कराने के लिए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो API का बेनिफिट ये है कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं, राइट। तो आप अगर चाहते हैं जैसे कि आपका कोई एप्लीकेशन बनाइए और उसको कहते हो कि यार मैं ऑर्डर लेने हैं, आप फेसबुक के थ्रू अपने ऑर्डर लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फेसबुक पे जाएंगी तभी तो आप ऑर्डर वहाँ पे कर पाएंगे, राइट। तो फेसबुक के साथ आपको जो है API एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब कुछ तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि करने होते हैं। उसके बाद जो है API should be supported by majorly all vendors and should be comply with all the legal and security requirements as defined by the enterprise, right। तो इस पे जो है API मेजरली सभी वेंडर सपोर्ट करते हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ स्मूथली काम कर पाएंगे और एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा सीजनल एंड पीक लोडिंग। नेक्स्ट है सीजनल और पीक लोडिंग। सीजनल और पीक लोड से ये भी एक अच्छा सवाल है, कई बार आप पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, आप बताओ ज़रा सीजनल और पीक लोडिंग क्या होती है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ये एप्लीकेशन जो है ऐसी कि वो सीज़न के हिसाब से काम करती है, यानी कि आपके होटल में कोई बहुत बड़ी चेन है जैसे कि शेराटन होटल, या फिर उसके अलावा किसी और 5 स्टार होटल, जूरी होटल, या आप मान लीजिए कि अगर आप इनकी चेन है बहुत बड़ी, तो ये फिर वो आपको क्या करना है कि यार मेरे होटल में जो बुकिंग है ना वो सर्दियों में ज़्यादा होती है। इंडिया के अंदर इंडिया में जो है सर्दियों में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो उस टाइम मेरा लोड बढ़ जाता है, उस टाइम मेरी एप्लीकेशन ज़्यादा लोड बढ़ जाती है उस पर। तो उस टाइम जो है मुझे फास्ट प्रोसेसिंग नहीं होती है, मेरा एप्लीकेशन धीरे काम करता है, तो ऐसे में आपका ज़्यादा सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में इंडिया में कम टूरिस्ट जाते हैं, तो कम सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब के आपको देखना पड़ेगा कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो किस हिसाब से है, कब मेरा लोड ज़्यादा होता है और कब मेरा ये सारी चीज़ें जो अपने शेयर करनी है। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ तो हिसाब से वो सब आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा।
तो अमेज़न के साथ जो है अमेज़न के पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन है लोड बैलेंसिंग का, राइट। सो उसमें क्या है, आपको जो है ये लोड बैलेंसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लोड बैलेंसिंग है जिसमें ऑटो बैलेंसिंग जो है ऑटो लोड बैलेंसिंग होती है, यानी कि आपने अपने आप जो है करेगा वो ऑटोमेटिक सर्वर पे, आपको परेशान नहीं होना है यार मेरे 4 सर्वर अमेज़न से लिए थे और तभी वो 2 ही इस्तेमाल हो रहा है, यार वो मेरा फालतू किराया जा रहा है 2 का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे वेब सर्विसेज पे उन्हें लगता है कि मतलब ऑटोमेटिक होता है ये, अगर आपका लोड जो है कम हो जाता है, अगर आपका लोड जो है आपने सेट किया है कि हुआ है कि भाई 50% से मेरा लोड अगर कम हो जाता है तो ये काम करना, मेरे इस लोड को दूसरे सर्वर पे शिफ्ट करके और इस सर्वर को बंद कर देना ताकि मुझे इसका किराया ना देना पड़े, तो उसी को बोलते हैं लोड बैलेंसिंग, राइट। आपके पास 4 सर्वर हैं, सभी में 25-25% का लोड है, तो आप 2 सर्वर चलो 50-50% के लोड के साथ बाकी के 2 बंद कर दो, तो आपको किराया कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 2 सर्वर का देना पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं लोड बैलेंस, राइट। तो अमेज़न ये आप अपने आप करता है, आपको नहीं करना होता है, अपने आप होता है। बस आपको ये इनेबल करना है, और अगर आप इसे इनेबल करते हो, इसके थोड़ी सी चार्जेज जो है आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, बट इसका जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज जब आपका लोड जो है कम होगा तो आप उस सर्वर को हटा देगा अपने आप वो, और उस सर्वर का किराया आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें जो है कुछ इस तरह के सीजनल और पीक लोडिंग के लिए सॉल्यूशन हैं जो क्लाउड पे अवेलेबल होते हैं, जो अगर आप खुद के सर्वर पे लगाओगे तो अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। आपको अगर लोड बढ़ गया तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, या फिर नया सर्वर खरीदने पड़ेंगे आपको, तब जाके वो लोड हैंडल कर पाएगा, राइट। तो ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो क्लाउड पे सॉल्व हो जाते हैं चुटकियों के अंदर। नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग आपको हर लेवल पे करनी पड़ेगी ताकि कोई भी वीक पॉइंट जो है आपकी एप्लीकेशन में ना रह जाए, या जहाँ से हैकर को कोई हेल्प कर सकता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बेहतर होगा कि क्लाउड पे जाने से पहले आप उस क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर का ट्रायल पीरियड ले लें और वहीं पे अपनी 1 महीने की एप्लीकेशन रन करके देखें जो फ्री में चलेगी। आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, और आपको जो वो सारे आउटपुट जो अच्छे मिलते हैं टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर, आपको लगता है कि यार मेरी एप्लीकेशन क्लाउड पे बढ़िया वर्क कर रही है, तब जाके आपको सर्विस उनसे जो है परचेज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहिए, राइट। तो इसके लिए टेस्टिंग का ऑप्शन वहाँ अवेलेबल है, और ट्रायल पीरियड आपको जो अमेज़न से मिलता है वो 1 साल के लिए मिलता है, और आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जो है ट्रायल पीरियड है वो 1 महीने का है, तो राइट। तो आप जो है आप वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो है अमेज़न का मैंने एक पेज यहाँ दिखाया जहाँ अकाउंट जो मैंने अभी बताया कि 1 साल के लिए होता है, अवेलेबल होता है। वहाँ जाके आप अपनी एप्लीकेशन रन कराइए और आप चला के देखिए कि सारे बेहतर लगती है, काम करना आसान लगता है, तो क्लाउड पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है तो आप जो है ना जाएं, राइट। बस ये ऑब्वियसली ये बहुत इजी है, राइट। तो ये एक पेज है, आपको आप ना जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट आप अमेज़न वेब सर्विस गूगल पे टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा, राइट। सो आप अपने अकाउंट जो भी क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ डेबिट कार्ड की डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी, और उससे 1 या 2 रुपये डिडक्ट होंगे, या वापस भी वो आ जाते हैं 1 वीक या 2 वीक के अंदर में, यानी कि कुल मिलाकर ये फ्री अकाउंट बनता है, राइट। तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद अप स्केलिंग एंड डाउन साइजिंग। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो क्लाउड पे अपने आप आपके सर्वर इंक्रीज़ कर देगा, और आपकी ज़रूरतें कम हो जाती हैं तो उसे कम कर देगा। उसी को बोलते हैं अप स्केलिंग एंड डाउन साइजिंग। नेक्स्ट है जो अप स्केलिंग एंड डाउन साइजिंग, उसके बारे हम देख लेते हैं। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मस्ट अलाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू इजीली स्केल एंड डाउन स्केल देयर IT रिसोर्सेज विदाउट हैविंग मेक चेंजेस, राइट। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में ये बड़ा अच्छा है, मैंने आपको बताया है कि वहीं पे आपको ऑटो स्केलिंग होती है। AWS के अंदर ऑटो स्केलिंग का फीचर होता है। अगर आपको ज़्यादा सर्वर की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने ज़्यादा सर्वर जो है मतलब कर देगा। किस बेस पे करेगा, आपको थ्रेशोल्ड फिक्स्ड करना पड़ेगा। जानिए समझिए इस बात को कि थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे कहा कि मेरा 75% जैसे ही सर्वर मेरे दोनों सर्वर मैंने जो सर्वर लिए हुए हैं बेसिकली, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में अच्छा है
तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में ये बड़ा अच्छा है। मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे ऑटो स्केलिंग भी होती है। AWS के अंदर ऑटो स्केलिंग का फीचर होता है, जो आपको ज़्यादा सर्वर की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप ज़्यादा कर देगा। किस बेस पे करेगा, आपको थ्रेशोल्ड फिक्स करना रहेगा। समझिए बात को, थ्रेशोल्ड का मतलब है आपको कहा कि मेरा 75%, जैसे ही सर्वर मेरे दोनों सर्वर, मैंने जो दो सर्वर लिए हैं वो बेसिकली तो मेरे दो सर्वर की जो अपर लिमिट है वो वैसे ही 75% से अपर रीच कर जाए, उसका लोड 75% आए दोनों सर्वर पे, तो एक तीसरा सर्वर ऑटोमेटिक आप जो है जनरेट करके स्टार्ट कर दो, राइट। तो अगर आप और तीनों में फिर 50-50% का लोड बैलेंस कर दो, तो आप कहते हो जैसे ही मेरा लोड 20% हो जाए तीनों सर्वर में पे, आप जो है एक सर्वर हटा के दोनों पे जो है वो बैलेंस जो है कर दो 30% का लोड, तो ये सर्वर पे चला दो, तो ये सर्वर पे चला देता है और एक सर्वर बंद कर देता है। इन्हीं चीज़ों को कहते हैं अप स्केलिंग एंड डाउन साइजिंग। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। नीचे एक होटल का एग्जांपल जो दिया है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। उसके बाद जो है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्लाउड में या हर जगह आजकल पूछा जाता है कि कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको वर्चुअलाइजेशन आपको पता ही होना चाहिए। आई होप आपको ये भी पता होगा, बट फिर भी चलो डिस्कस कर लेते। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है, वर्चुअलाइजेशन इज द टेक्निक्स ऑफ स्प्लिटिंग अ फिजिकल सर्वर इनटू एज मैनी लॉजिकल सर्वर्स एज वी वांट। वर्चुअलाइजेशन एक तरीका है जहाँ पे आप फिजिकल रिसोर्सेज को लॉजिकली रिसोर्सेज में जितनी भी लॉजिकल रिसोर्सेज आप जो है चाहते हैं उसमें आप ब्रेक कर सकते हैं। आपको इसको समझना चाहते हैं कि मैं आपको देता हूं कि आपके मोबाइल में सपोज करिए कि 32 GB इंटरनल मेमोरी है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर 128 GB करना चाहते हैं, तो आपके पास एक तरीका है कि आप मेमोरी कार्ड लगा दीजिए, राइट। तो उसके बाद वो हो जाती हैं, क्योंकि जो इंटरनल मेमोरी आपकी जो 32 GB की आपको ज़्यादा चाहिए, आप एक मेमोरी कार्ड लगा दो। मेमोरी जो है वो 128 GB की है, या उससे ज़्यादा लग जाएगी, राइट। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेमोरी है मेरी 128 GB की और मेरी जो रिक्वायरमेंट है 16 GB की, तो 16 GB से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करता। जो मैं चाहता हूँ कि 128 GB जो है 5 बंदे इस्तेमाल कर सके या 6 बंदे जो दोस्त हैं उसे सब इस्तेमाल कर सके। तो ये क्या पॉसिबल है कि आप फ़ोन की मेमोरी को जो है बाकी 4 दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकें, उनके साथ शेयर कर सकें ताकि वो अपना डेटा उसमें सेव कर लें? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। आपके मोबाइल की स्टोरेज जो है दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि वर्चुअलाइज नहीं है। आपके मोबाइल की स्टोरेज दूसरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि आप वर्चुअलाइजेशन नहीं है। बट अगर आप वर्चुअलाइजेशन आप उसे कर दोगे तो येस, आपने जैसे ही उनको इनेबल किया कि भाई इनको मैं 16 GB शेयर करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड के साथ, इसी मेल आईडी पे जहाँ पे इस अकाउंट के साथ वो 16 GB फिर वहाँ से शेयर हो जाएगी। तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप रिसोर्स को अपने अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो, लोगों के साथ बांट सकते हो, आपके रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल हो सकेंगे। आपकी ज़रूरत है 500 GB की, लेकिन आपके पास जो हार्ड डिस्क हैं अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं 2 टेराबाइट की, राइट। तो टेराबाइट यानी 4 गुना ज़्यादा 500 GB हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पे आपके पास 2000 GB अवेलेबल हो, तो आपके पास लैपटॉप पे 2000 GB और आपको सिर्फ अवेलेबल है और सिर्फ 500 GB की ज़रूरत है। तो 1500 GB का जो डेटा है आपको ख़राब कर रहे हैं और दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके लैपटॉप में पड़ी हुई हैं। तो अगर आप उसे वर्चुअलाइज करके कहीं अलग रख देते हो तो आप भी 500 GB यूज कर लें और दूसरा भी बंदा आपको 500 GB का उसको जितनी जरूरत उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। तो दैट इज़ द वर्चुअलाइजेशन, कि वो रिसोर्सेस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी सारे लोग, और उसका आउटपुट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप कर रहे थे, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन 3 तरीके का होता है। फर्स्ट है इसमें आपका सर्वर वर्चुअलाइजेशन, सेकंड आपका एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, थर्ड है आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, राइट। ये सब चीज़ें आपको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं VMware की सीरीज़ जो है बनाऊंगा, तो वहाँ पे जो है ये ज़्यादा डिटेल में एप्लीकेशंस करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन एंड डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, ये 3 वर्चुअलाइजेशन होते हैं आपके, राइट। उसके बाद जो है आपका ये एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक होस्ट है। ये होस्ट का मतलब है कि आप इसे सर्वर समझिए। इस सर्वर के ऊपर मेरे पास 5 TB हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, 128 GB की रैम पड़ी हुई है,
अब इसका एक तरीका है कि उस सर्वर पे मैं सिर्फ इसका एक ही एप्लीकेशन को चलाओ और एक बंदा इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा तरीका है कि मैं इस पे हाइपरवाइज़र इंस्टॉल कर दूँ। हाइपरवाइज़र वो तरीका है जिसमें चीज़ों को वर्चुअलाइज़ किया जाता है। तो इसमें जो है हार्ड हार्ड डिस्क जो है को वर्चुअलाइज़ किया जाता है और हाइपरवाइज़र बहुत सारे आते हैं। वीएमवेयर का है हाइपरवाइज़र आता है, उसके बाद इसमें सिट्रिक्स का हाइपरवाइज़र आता है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइज़र आता है। बहुत सारी कंपनियाँ हाइपरवाइज़र जो है मतलब प्रोवाइड कराते हैं। तो जिसे आपने अपने हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर दी और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो इंस्टॉल नहीं किया है, कुछ आपको इंस्टॉल नहीं करना है हार्डवेयर के ऊपर, आपने सबसे पहले जो है आपको हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करना है। हाइपरवाइज़र इंस्टॉल होते ही आपको वर्चुअलाइज़ कर देते हैं, यानी आप जो भी काम करेंगे आप उस पर वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको अपने कभी वीएमवेयर वर्क स्टेशन का नाम सुना हो तो आपने जो है अगर आपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया है तो वो उसके अंदर एक से एक दो तीन चार कितनी भी विंडो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यानी आप एक लैपटॉप में 5 विंडो चला रहे हैं या चल रही है, अदरवाइज नॉर्मली आपके लैपटॉप में चला सकते हो, राइट। तो हाइपरवाइज़र अगर आप वहाँ पे पड़ी हुई है वीएमवेयर वर्क स्टेशन लैपटॉप में डाला हुआ है तो उस वीएमवेयर वर्क स्टेशन के थ्रू आप 4 विंडो लिनक्स जो भी है आप सब कुछ चला सकते हैं। तो एक लैपटॉप में जो हाइपरवाइज़र का फ़ायदा है, ज़्यादा चीज़ें रन करानी है तो ये मल्टीपल चीज़ें आप जो है करा सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 5 जो है वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट करी हुई है, डिफरेंट एप्लीकेशन, राइट। सो यहाँ पे 500 जो है जीबी 500 जीबी का जो हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यानी मैं 5 आप समझिए कि सिस्टम बना दिए हैं, 5 सिस्टम अपने लैब के अंदर, जिसमें हर सिस्टम को जो है 8 जीबी की रैम उसमें मिली हुई है और 500 जीबी की हार्ड डिस्क मिली हुई है और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन रन कर रही है। तो पर एक्चुअल में ये 500 जीबी का उस स्क्रीन पे या वहाँ पे नहीं पड़ी हुई है। एक्चुअल में ये कोई सर्वर पे पड़ी हुई है और सिर्फ ये केबल के थ्रू जो है ये वहाँ पहुँच रही है। या ये कहिए कि ये वीएमवेयर ये होस्ट है इससे कनेक्टेड है, राइट। तो एक्चुअल में वो जो डेस्कटॉप या वर्चुअलाइजेशन जो आप इसे कह सकते हैं या सर्वर वर्चुअलाइजेशन, एक्चुअली में ये वैसे तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन भी कुछ ऐसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पे यानी आप 5 सर्वर आपने चला दिया और एक सर्वर मेन सर्वर है जो आपको डिवाइस में 5 सर्वर पे डिफरेंट सर्वर में है, जिसमें 3 सर्वर आपकी जो है कंपनी की है 8 जीबी रैम और उसमें जो है एक सर्वर जो है कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो है 16 जीबी की रैम आपको जो है पड़ी हुई है, राइट। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। तो जो 16 जीबी वाले सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है वो 32 जीबी की रैम आपको 500 जीबी जो है आपकी जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं और 500 जीबी हार्ड डिस्क है। तो आपके पास जो है सर्वर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लिए और आपने उसके ऊपर जो एप्लीकेशन रन करा दी, राइट। तो ये वर्चुअलाइजेशन से ये बेनिफिट होता है, राइट। उसके बाद जो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे समझेंगे, राइट। एंड थैंक यू सो मच।